भारत के संविधान की उद्देशिका हम सबसे ये कहती है कि हर हिंदुस्तानी को एक समान अधिकार प्राप्त हुआ है। हमारा संविधान ये भी कहता है कि भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी भी हम सब की एक समान है। पर अफसोस हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कुछ नवाबजादे अपने आप को हम सबसे, हमारे संविधान से ऊंचा मानते हैं। आम आदमी के सम्मान की तो क्या, ऐसे नवाबजादों के लिए तो आम आदमी का जीवन भी कोई मायने नहीं रखता। आज सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में देखेंगे कि कैसे ताकत के नशे में चूर एक युवा नेता ने एक मासूम टोल टैक्स कर्मचारी को मौत के घाट उतार दिया। नीरज मिश्रा एक साधारण परिवार का इकलौता बेटा, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा, उसके परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिया। नीरज की पत्नी गर्भवती थी और दोनों ने अपने सुनहरे भविष्य के लिए कई सपने देखे थे, लेकिन ताकत के नशे में चूर एक युवा नेता ने नीरज मिश्रा के साथ साथ उसके परिवार के सपनों को निशाना बनाया। टोल नाके पर काम करने वाले एक मामूली कर्मचारी को गोली क्यों मारी गई? क्या नीरज और मुजरिम के बीच कोई पुरानी रंजिश थी? क्या दोनों के बीच कोई जाति दुश्मनी थी? वारदात की सूचना पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर अपनी जांच शुरू की। सील करो सर। टायर के मार्क मिले क्या? सर एसयूवी है। हाँ, लेकिन बूथ पे बहुत सारे टायर के निशान है, इसलिए पता करना बड़ा मुश्किल है। एक काम करो, लड़के के परिवार को इन्फॉर्मेशन दे दो। यस सर। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं इस काम करने, उन सबके फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट कर लो। यस सर। ठीक है। क्या बात हो गई? पुलिस क्यों आई है? किसी ने हमारे एक लड़के को गोली मार दी। गोली किसने मारी? कोई बड़ी गाड़ी वाला था। बड़ी गाड़ी वाले पैसे की धाक दबाते हैं, पूरे पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। सही बात। और लोग गोली और मार देते हैं। भाई वो लड़का अपना जिसे गोली मारी थी वो बचा या नहीं? अब देखो, अस्पताल लेकर गए हैं उसे। सारा शहर में रहना ही मुश्किल है भाई, सच में। चलो देखते हैं क्या होता है। सर, ये टेम्पो वाला क्या देखा आपने? साजिद, मैंने जब अपनी गाड़ी लेके बूथ तक पहुंचा ना, तो मेरे आगे कोई गाड़ी थी नहीं। तो मैंने जाके वहाँ पे गाड़ी लगा दी अपनी, और लगा के ना मैं गाड़ी से नीचे उतरा, और वहाँ जाके मैंने बूथ में जो झांक के देखा ना अंदर, तो भाई साहब वहाँ एक आदमी लंबा बना हुआ था। और साहब जी मैं तो उसको देख के घबरा गया बिल्कुल। साहब जी फिर तो मैंने शोर मचा दिया वहाँ पर। बस उसके बाद क्या है वो तो फिर आप जानते ही हैं सर। ठीक है, हमें आपकी ज़रूरत पड़े तो फिर बुलाएंगे आपको। ठीक है साहब। स्पेशल क्या इन्फॉर्मेशन? सर मैंने लोगों से खुद भी बात कर ली है। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वो तो जब इस टेम्पो वाले ने शोर मचाना शुरू किया तब लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। हाल की बात, इतनी भीड़ है यहाँ पर और यहाँ गोली चलती है, किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? सर आवाज़ की क्या बात करते हैं, इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, आए दिन टायर फटते रहते हैं, मिस फायरिंग होती रहती है, और इतनी खुली सड़क में गोली की आवाज़ भी ऐसे लगती है जैसे टायर फटा हो। और वो एसयूवी इतनी तेज़ रफ्तार में निकल गई, इतनी रात में किसी को कुछ दिखाई नहीं। एक काम करो, इसके बाद जितने भी चेक पोस्ट हैं और टोल प्लाजा हैं उन सब पर इन्फॉर्मेशन दो। हल्के रंग की कोई भी एसयूवी दिखाई दे हमें फ़ौरन इन्फॉर्म करें, और यहाँ चेकिंग शुरू करवा दी। यस सर, आगे इन्फॉर्मेशन भेज दी है, 5 टीम इस पर जांच कर रही है सर। गुड। सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? सर बहुत जल्दी सीडी आ जाएगी। नीरज का क्या हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। आईसीयू में सफ़ेद रंग की एसयूवी है, किसी और रंग की भी होती है क्या? हल्की नीली या पीली? नहीं सर, एसयूवी या तो सफ़ेद होती है या मेटलिक रंगों में होती है, या फिर काली और गाढ़े रंगों में होती है, लेकिन ये एसयूवी सर मेटलिक रंगों में नहीं है। यही तो परेशानी है, इस फुटेज में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, नीरज की लगभग 1 मिनट तक कातिल से बहस होती है। नीरज बैरियर हटाता है और कातिल उसे गोली मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसके सिवा इस फुटेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कातिल का चेहरा, ना एसयूवी का कलर, कुछ भी नहीं। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीरज की कातिल से पुरानी दुश्मनी थी या कुछ और। जी सर। एक काम करो, यहाँ जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है सब निकलवाओ, हो सकता है हमें किसी और कैमरे में कुछ समझ में आए। जी सर। ठीक है सर।
पता चला? नहीं सर, सारी गाड़ियाँ बड़ी चेक कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ चेक कर चुके हैं, उनकी डिटेल भी ले ली है, लेकिन मैंने कोई संदिग्ध गाड़ी नहीं मिली। हाँ कुशल बोलो, क्या खबर है? सर वो आदमी मर गया। क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम चेक करते रहना। ठीक है सर। मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो। चुप हो जाओ गिरिजा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ गिरिजा, मेरा बेटा। ये नीरज का परिवार है? जी सर। मौत कितने बजे हुई थी? सर डॉक्टर का कहना है कि 6:45 बजे। परिवार यहाँ कब आया? सर ये कोई 20 मिनट हुए होंगे, मैंने अभी तक इनसे कोई पूछताछ भी नहीं की है। ठीक है। आप नीरज के पिता हैं? हाँ साहब, साहब मेरा बच्चा, वो तो किसी से बहस भी नहीं करता था साहब, वो बहुत शांत स्वभाव का था। पता नहीं किसने उसको गोली मार दी साहब। 3 महीने बाद बाप बने होना था। बहू बता रही थी कि 5 साढ़े 5 बजे करीब में उसकी बात हुई, सब ठीक था साहब। फिर ये सब कैसे हो गया साहब, ये सब कैसे हो गया साहब? देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, और इस हालत में तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, पर फिर भी आपको खुद को संभालना होगा। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपकी नीरज से आखिरी बार कब बात हुई थी? सुबह 5:30 बजे। कोई ऐसी खास बात जो उसने आपसे की हो, आप हमें बताना चाहें? बस रोज की तरह बात हुई थी। हाँ सुनीता बोलो, सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फ़ोन कर लूँ। और आराम करना, कोशिश करना डॉक्टर। अच्छा मैं रखता हूँ, अभी गाड़ी आ गई। ठीक है, ओके। हॉर्न पे फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम कातिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ साहब, नीरज के कातिल को छोड़िएगा नहीं साहब, उसे सजा जरूर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं साहब। नीरज कौन सा मॉडल है, कुछ पता चला? नहीं सर, ये फुटेज इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पता चल जाएगा। देखो देखो, कुछ पता चला? नहीं सर, एसयूवी के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हाँ सर, ये गाड़ी अगले टोल बूथ तक नहीं गई। इसका मतलब है या तो ये अभी भी गुड़गांव में है। एक मिनट, थोड़ा पीछे करो, बस बस बस, बड़ा करो इसे। ये LCD स्क्रीन लगती है। चलो, कुछ काम तो आसान हुआ। कैसे सर? ये कोई सस्ती एसयूवी नहीं है। जी सर, काफ़ी पैसे वाले की लगती है। इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम, DVD सिस्टम, इतनी महंगी गाड़ी को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम एक काम करो, 12 लोगों की अलग अलग टीम बनाओ और सारे शहर में चप्पा चप्पा छान मारो। ये गाड़ी अभी भी गुड़गांव में है तो उसे ढूंढ निकालो। बिल्कुल सर, जल्दी करो सर। ये गाड़ी चेक हुई? सर सर ये पता तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, और सर इस पे तो करियर भी नहीं है। चेक करो अच्छे से। जी सर। क्या कर रहा है? ये गाड़ी किसकी है? बोल। गाड़ी का कागज दिखाइए। चेक करो गाड़ी। जी जी सर, जी। कागज चाहिए गाड़ी का? हाँ, ठीक से देख ले, कहीं पढ़ने में कमी न रह जाए। इस पे लिखा है कि युवा पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। ये गाड़ी आज सुबह कहाँ थी? कहाँ थी? यहीं खड़ी थी, रात से यहीं खड़ी है। क्यों? चेक कर लिया सर, ये वो गाड़ी नहीं है। तो क्या कर रहा है? गड्डी में क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही एक हल्के रंग की एसयूवी की तलाश जारी है, एक मर्डर के सिलसिले में।
कहे तो अपने आदमी भिजवा दूं? पूरा इलाका जाने हैं। अरे यूं ढूंढ देंगे तेरी गड्डी। नहीं नहीं शुक्रिया, चलो चलो। नीरज पर गोली चलाने वाले का चेहरा अभी भी अंधेरे में था और पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने का एकमात्र जरिया था कातिल की एसयूवी की तस्वीर। इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने 12 पुलिस की टीम्स बनाई। इन टीमों ने इलाके की एक एक एसयूवी को खोज निकाला, तलाशी ली, फिर भी कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। सीसीटीवी से ली गई इस तस्वीर का रहस्य अभी भी बना हुआ था। तस्वीर धुंधली थी, इसलिए इस तस्वीर में सिर्फ गाड़ी की एक्सेसरीज नजर आ रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब पुलिस एसयूवी को खोजने में असफल रही, तब इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने मुजरिम तक पहुंचने के लिए एक नया तरीका अपनाया। कोई फायदा नहीं हुआ। सारे कैमरे बूथ के अंदर लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे में गाड़ी की फुटेज ही नहीं है। एक काम करो, ये 12 नंबर के कैमरे की फुटेज फिर से दिखाओ। इसे पॉज करो। ये घटना के 30 मिनट बाद ये आदमी बूथ वाले से क्या बात कर रहा है? तिवारी, यस सर। एक काम करो, ये 12 नंबर के बूथ पे जो लड़का बैठा है इसे लेके आओ। यस सर। जाओ, पॉज करो, जूम करो इसे। बस 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 बस। सर ये है सूरज, 12 नंबर बूथ वाला। ये आदमी क्या बात कर रहा था तुमसे? हाँ सर, ये बंदा आज सुबह घटना के लगभग आधा घंटे बाद आया था। यहाँ के बारे में पूछ रहा था, मैंने सब बता दिया। उसके बाद नीरज के बारे में पूछने लगा कि वो बच गया या मर गया, तो मैंने उसे बताया कि नीरज को अस्पताल ले जाया गया है। ये बंदा सिर्फ यही पता लगाने आया था कि नीरज जिंदा है या नहीं? नहीं सर, यहाँ के बारे में इसको कुछ नहीं पता था। ये आदमी टोल बूथ पर आता है और नीरज के बारे में पता करके वापस चला जाता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। कोई भी आदमी टोल बूथ पर क्यों आता है? बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ये आदमी अगर नीरज के बारे में पता करने नहीं आया था तो नीरज के बारे में जानने के बाद इसे दिल्ली चले जाना चाहिए था, लेकिन ये वापस गुड़गांव की तरफ मुड़ गया। बात को समझ में नहीं आई। हाँ जी सर, लेकिन ये बंदा तो 30 मिनट के अंदर ही वापस बूथ पे आ गया था। इसका मतलब ये टोल नाके से करीब 15 मिनट की दूरी तक गए, वहां पर इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और फिर वापस टोल नाके पे आकर नीरज के बारे में पता करके वापस चले गए। 15 मिनट में ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब हमें अपनी तलाश का दायरा 5 किलोमीटर के अंदर फैला देना चाहिए। मुझे इस आदमी की जितनी तस्वीरें हो सके साफ तस्वीरें चाहिए, ठीक है? अब हमें 2 काम करने हैं। पहले इस आदमी के बारे में पता लगाना है और फिर एसयूवी के बारे में पता करो कि कुशल की इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है। जी सर। जाओ। हाँ जी मालको, दसो। इस गाड़ी का काम आपने किया है? सर अरे फोटो ही क्लियर नहीं है, इंच किस दस दिए सर, कोई गाड़ी का नंबर ही दे दो। सरदार जी, अगर गाड़ी का नंबर होता तो हम आपके पास आते। याद करके बताइए कि आपने अभी हाल में किसी एसयूवी में ऐसा म्यूजिक सिस्टम लगाया हो पीछे की तरफ? सर एक बंदा है पप्पी मखीजा करके, वो महीने में 2 से 3 बारी मेरे पास यहाँ आते हैं। सर गाड़ी चोरी हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, गाड़ी चोरी नहीं हुई है। अच्छा, ये जो पप्पी मखीजा है, हाँ जी, इनका कुछ नाम पता, मोबाइल नंबर? हाँ जी सर, मेरे पास लिखा होगा, मैं अभी देता हूँ आपको। हाँ जी लिखिए जी। फ्लैट नंबर 201, प्रताप विहार। गाड़ी तो अपनी सी ही लग रही है सर। लग रही है या है? अरे सर, ओवर स्पीडिंग है या फिर लाल बत्ती तोड़ी है? सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दोगे। अब सर ऐसे कैसे पक्का पक्का बोल सकते हैं? वो दरअसल बात क्या है, 2 दिन से गाड़ी मेरे जिगरी यार के पास है। मतलब ये फोटो तुम्हारी गाड़ी की है? हाँ सर, लग तो रही है। खैर वो सब छोड़िए सर, आप ये बताइए चालान कितने का है? जो भी चालान है मैं भर देता हूँ, आप इतना लोड क्यों ले रहे हो? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? सर मैंने अभी आपसे कहा, आप क्यों बात को बार बार बढ़ाए जा रहे हैं? ये गाड़ी एक मर्डर केस में फंसी हुई है। जो भी आदमी इस गाड़ी को चला रहा था उसने एक आदमी की गोली मारकर हत्या की है, समझ गए? गाड़ी का नंबर क्या है? सर 7882। नोट करो।
हाँ तो ये जो तुम्हारा जिगरी है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, कोई मोबाइल नंबर है? अवधेश ठाकुर नाम है उसका सर, अखाड़ा चलाता है और युवा पार्टी का अध्यक्ष भी है। पर मुझे इस मर्डर और गोली के बारे में कुछ नहीं मालूम और ना ही मैं उसके साथ था। मैंने तो उसे बस अपनी गाड़ी दी हुई थी सर। अवधेश ठाकुर, यही नाम बताया? जी सर। ठीक है, चलो। हाँ दबोच दबोच दबोच, लंगड़ी बार लंगड़ी बार लंगड़ी बार, और पैर 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 खिंच खिंच। सर ये तो वही है ना जिसने आपको काट दिया था। अरे रुक क्यों गए, चालू कर। आजा 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 इंस्पेक्टर, हमारी जरूरत पड़ी गई ना। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम्हारे पुलिस वालों से अच्छा काम तुम्हारे छोरे कर ले मैं, पर तुम आड़े ही ना। ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है, ये पप्पी मखीजा की है ना? हाँ जो पप्पी की हो मेरी है, क्या हो गया? इस गाड़ी का कैरियर और जीपीआरएस सिस्टम कहाँ है? चोरी हो गया, खड़ी गड्डी से चोरी हो गया। अब भाई पुलिस तो अपना काम करे ना है, तो नुकसान जनता का हुआ है, हमारा भी भारी नुकसान हो गया। हम इस गाड़ी को जब्त कर रहे हैं एक केस के सिलसिले में। अच्छा भेजा भाई, और हाँ हमारा जीपीआरएस और करियर मिले तो हमें बता देना, ठीक है? ले जा ले जा, अरे जा जा। इस गाड़ी को थाने ले चलो। जी सर। चलो भाई चालू कर तुम लोग। ये तू क्या कर रहा है उठ के, वापस से। सर अवधेश का रिकॉर्ड है सर, कुछ 12 केसेस दर्ज हैं उसके खिलाफ, गुंडागर्दी धमकी वगैरह के। छोटा मोटा नेता है सर, चुनाव तो जीता नहीं है। और सर वो गाड़ी किसी पप्पी नाम के आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है, हमने जब्त कर ली। बहुत अच्छा कुशल, एक काम करो, एक टीम को अवधेश के पीछे लगा दो, हमें उसकी हर हरकत के बारे में पता होना चाहिए। जी सर। ठीक है? भाई बाहर एक पुलिस वाला है। क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं? क्या कर रहा है? निकल। फोटो दिखा। ये रंजीत है, इसका घर किधर है? ये रंजीत सर, इसका घर ये कोने वाला सर। ये? हाँ जी, ये गेट है। अरे कौन है भाई? और दरवाजा तो खोल भाई। अरे क्या बात हो गई भाई? हाँ चल। अरे भागना किधर है? चल 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 आजा। पुलिस लेके भागता है, तेरी बारात निकालता हूँ। चल। मुझे लग रहा है किसी गलत आदमी ने पकड़ लाया भाई। हैं? देखो कितना मासूम लग रहा है, कहीं से भी कमी ना दिखे तुझे। हाँ? है ना? सही बोल रहा हूँ ना भाई? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना? मेरे केबिन में छोड़ना मुझे। चल बता, तुझे कैसे पता चला कि 45 मिनट बाद टोल नाके पे गोली चली है? और अगर टोल नाके पर गोली चली भी है तो तेरा इस बात से क्या लेना देना था कि आदमी जिंदा है या मर गया? मैं तो गुजर रहा था सर, भीड़ लगी देखी तो मन में आया पूछूं क्या हुआ, पर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। तू टोल प्लाजा तक मुआयना करने के लिए आया था? हाँ? हमको क्या समझता है, पागल है हम? साले अगर गुजर रहा था तो दिल्ली क्यों नहीं चला गया? बोल। कुशल सर सर देख, इस बार मैं इसको नहीं रोकूं, समझा? तेरी भलाई इसी में है कि सच सच बता दे कि तू वहां से कहाँ जा रहा था। सर इसको मेरे हवाले कर। 2 घंटे में सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर देगा। यही नीरज का कातिल है सर। 2 घंटा। क्या कह रहे सर? मैंने कोई गोली नहीं चलाई सर। वो तो घबरा मत, घबरा मत, घबरा। तूने गोली नहीं चलाई ना? कोई बात नहीं, ये बता दे कि गोली चलाई किसने थी?
देख सच सच बोलेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। बोल बोल बेटा। साहब, उस दिन अवधेश को मनोहर भाई के घर जाना था। मनोहर? कौन मनोहर? वो उसकी पार्टी का नेता? जी साहब, हम दोनों साथ हो लिए और हम दोनों मनोहर भाई के घर चले गए साहब। देख अवधेश, टिकट तो तेरे को दिला दिया मैंने, पर ये मत करियो कि अपने इलाके में ही हार जाए। कमांड रखियो। अरे नेताजी, आप चिंता ही ना करो, अपनी एरिया से मैं किसी को खड़ा ही ना होने दूंगा। तो दिक्कत किस बात की? नेताजी बस आप आशीर्वाद दे दो, बाकी तो मैंने देख ही लेना है। वादा किया है, छोड़ना नहीं, जीतना है बेटे। अरे ठीक है ना? 5 बज गए सवेरे के। चलो भाई चलो। अच्छा नेताजी। ठीक है, सीधे घर जाना, ठीक है ना? समझ गया ना? चलो। भाई, अब तो तू नेता बन जाएगा, लेकिन क्या अभी भी पप्पी की गाड़ी में घूमेगा? अबे भुतड़ी के, कोई गाड़ी खरीदने के लिए नेता बने हैं क्या? नेता तो यूँ बढ़ो कि पप्पी जैसे लोग रोज ऐसे अपने को पार्टी में बुलावे, रोज ऐसे ही नई नई गाड़ी दें घूमने के लिए। ये बात तो सही है भाई। वैसे वो साला जानता है कि मुझे पार्टी का टिकट मिल गया है, मैं जीतूंगा तो साला उसका भी फायदा होएगा ना। हाँ भाई, लेकिन भाई अपनी गाड़ी तो अपनी होती है ना। हाँ तो एक बार इलेक्शन जीत जाने दे, वो भी आ जाएगी और लाल बत्ती वाली भी आ जाएगी। बस कर कितनी पिएगा? अरे भाई ये तो थोड़ी सी है, अभी तो लेनी पड़ेगी। और हाँ मैं बात करता हूँ सर। 25 रुपये सर। हैं? 25 रुपये। अबे बैरियर हटा दे, वरना तेरे को लेके जाएंगे साथ। जानता नहीं मैं कौन हूँ। सर या तो आप आई कार्ड दिखा दीजिए, 25 रुपये दे दीजिए, वरना मुझे भरने पड़ेंगे। अबे रोज गुजरता हूँ इधर से, नेता हूँ इधर का, नेता से आई कार्ड मांगेगा? सर जी हमें भी आदेश है, क्या करें? साले जब सुबह अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से गुजरूंगा तो मांगेगा आई कार्ड, तब तो साले सलाम ठोकेगा हरामजादा। सर माफ कीजिएगा, प्राइवेट गाड़ी है, नियम है, क्या कर सकता हूँ, आदेश मिला ऊपर से। तू नहीं सुधरेगा, तेरे को आज मैं पूरा टैक्स देके जाता हूँ। देखा साले टैक्स अभी पूरा दूं तेरे को 100 रुपए का टैक्स है? सर निकला है ना मुंह तभी? अच्छा और बढ़िया सर। सर किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता, वो कौन है? तेरी शक्ल पे तो लिखा है साले, तू आज पूरा टैक्स लेके जाएगा मेरे से। हाँ देता हूँ तेरे को पूरा 100 रुपए का टैक्स। 25 काट लियो, बाकी मेरी तरफ से टेप। ये कैसा अभिमान, कैसा घमंड है जिसे ना तो कानून का डर है, ना ही किसी मासूम की जिंदगी की परवाह। जरा सोचिए, अवधेश जैसे लोग अगर मात्र कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा जुल्म कर सकते हैं, तब ऐसे लोग जब सत्ता की कुर्सी पर स्वयं विराजमान होंगे तब कैसा कहर ढाएंगे। ऐसे ही कुछ नवाबजादों की वजह से दिल्ली में हर साल जुर्म की बढ़ोतरी होती है। एक मशहूर अखबार के मुताबिक साल 2007 में दिल्ली में 53,224 क्रिमिनल केसेस दाखिल किए गए, जिनमें से 460 केसेस मर्डर के थे, 581 केसेस रेप के और 1700 केसेस डकैती के शामिल किए गए थे। इनमें से ज्यादातर केसेस में अवधेश जैसे लोगों ने बेकसूर नागरिकों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो नागरिक ये नहीं जानते थे कि मुजरिम कौन है और मुजरिम की पहुंच कहां तक है। भाई बनने तो न लग रहा कि छोकरा बचेगा, और तू भी ना भाई,
सीधा गोली दाग दी साले की। अगर छोकरा मर गया ना तो बॉर्डर का कांड होगा, दोनों स्टेट की पुलिस लगेगी पीछे। मरना तो था ही साढ़े को, कुत्ते का पिल्ला मुझसे जबान लड़ा रहा था। तो एक काम कर, मोटरसाइकिल लेके निकल अभी, जैसा करके देख उधर क्या चल रहा। भाई अभी अभी के अभी, ये तो साले के अगले सेल जाएगा, ज्यादा सोचना, निकल अभी चल। अच्छा भाई। जा जल्दी। मेरी भूल हो गई साहब, जब मैं देखने चला गया अब उसे पता चल जाएगा तो साला मुझे भी नहीं छोड़ेगा साहब, तो साला उल्टी खोपड़ी का आदमी है साहब। चिंता ना कर तू, अब तो पुलिस की जिम्मेदारी है, कुछ ना होने देंगे तुझे हम। लेके जा इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ले जा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे बचा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, ये अवधेश को खींच के लाऊं? लेके आओ साढ़े को, देखता हूं कितनी अकड़ बची है उसके अंदर। जरूरत पड़ी थी तो मुंह उठा के आ गया था पैसे मांगने। अभी कल तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो तारी बहन को उठवा लूंगा, वहीं से हिसाब पूरा होगा मेरा। अवधेश ठाकुर नाम है मेरा। ध्यान से देख, अब तो दिख रहा है कि मैं पुलिस वाला हूं। चल, बाकी की वसूली बाद में कर लियो। अरे क्या हो गया है? थाने चल, तुझे सब बता दूंगा तसल्ली से। सीधी शराफत से चल ले, वरना जिन लौंडों का उस्ताद बन रहा है ना तू, जुलूस निकाल दूंगा इनके सामने तेरा, इज्जत नहीं रहेगी तेरी कोई। ये चलो इसे। चल आजा। चल रहा हूं ना। अरे चल ना। ए इंस्पेक्टर, अब ना छोड़ूंगा तुझे। तू साला 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर, तूने सोचा साले तू मुझे अंदर बंद करेगा? साला औकात भूल गया तू। चुप कर साले, चुपचाप बैठ जा वरना ऐसा हॉल करूंगा कि तेरी हड्डी कांपेगी। क्या करेगा तू? साले कटवा के पिकवा दूंगा, तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, ये वर्दी का दोष किसी और को दिखाना, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा। साले और गर्मी चढ़ी है तेरे अंदर, निकालता हूं तेरी गर्मी। एक टिकट क्या मिल गई, साले अपने आप को कानून से बड़ा समझने लग गया। खोल लो, अब साले को दिखाता हूं कोई ताकत। और गर्मी चढ़ी हुई है ना तेरे अंदर, अभी निकालता हूं साले सारी औकात में रहा। इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है ये सब? प्रणाम नेताजी। ए इंस्पेक्टर, अब करना तेवर ठीक मेरे, आना लॉकअप में। हाँ इंस्पेक्टर, क्या हुआ? हटली तेरी। अवधेश, बस बेटा। क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर? आपने सैनिक शासन लगा रखा है, कोर्ट के ऑर्डर आए आपके पास 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के लिए। चोर उचक्के शहर में घूम रहे हैं और इन शरीफ लड़कों को तुमने पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पर। सर, इसके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है। अच्छा, देखें तो। ये रंजीत, इसका साथी, इसका बयान है हमारे पास। उस दिन अवधेश को मनोहर भाई के घर जाना था साहब, और हम दोनों मनोहर भाई के घर चले गए साहब। साहब हम वहाँ से लौट ही रहे थे, वो अपना आपा खो बैठा साहब। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी साहब। नेताजी, नेताजी, बहुत मारा साड़ों ने नेताजी, झूठा लिया बयान नेताजी, मुझे बचा लो नेताजी, मुझे बचा लो नेताजी। झूठ बोल रहा है ये? शर्म आनी चाहिए आपको। फौरन इनको रिहा करो, वरना इसी समय सस्पेंड करा दूंगा, समझे? नहीं सर, हम इन्हें रिहा नहीं कर सकते हैं। सन, मैं तमीज से बात कर रहा हूं तो कानून सिखाएगा मुझको? वकील साहब, ये रहे इनके जमानत के कागजात। इंस्पेक्टर, आज था शुक्रवार, अगले 2 दिन कचहरी बंद रहेगी और जो कार्रवाई करनी है सोमवार को करना। फिलहाल इन दोनों को फौरन छोड़ दो। छोड़ दो सर। छोड़ दो। भैया, भैया, मुझे बहुत मारा है पुलिस वालों ने। मैं तो चुप था भैया जी, सच में भैया जी, कुछ नहीं बोला भैया जी मैंने। भैया, अब बता इंस्पेक्टर, औकात याद दिलाएगा मेरी? उखाड़ लिया जो उखाड़ना था। चल बेटा।
ताकत के तंत्र ने एक ईमानदार अफसर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गुनहगार होने के बाद भी, गुनाह का सबूत आंखों के सामने होने के बावजूद अवधेश चौड़ी छाती लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गया। ये हार सिर्फ इंस्पेक्टर भानु प्रताप की हार नहीं थी, ये हार थी सच्चाई की, इंसाफ की, ईमानदारी की। पर अफसोस नीरज के पिता ने इंस्पेक्टर भानु प्रताप की इस लाचारी को उनकी कमजोरी समझा और एक ईमानदार अफसर को एक भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हमसे झूठ मत बोलिए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब तक सुना करता था, अब देख लिया कि पुलिस किसके लिए क्या कर रही है। कानून और व्यवस्था तो उन बड़े लोगों के सहूलियत के लिए बनी है, ताकि हम जैसे मामूली लोग उन्हें परेशान ना कर सके, चाहे इसके लिए हमें हमारे जवान बेटे ही क्यों न खोना पड़े। मुझे कोई अफसोस नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपसे एक गुजारिश है इंस्पेक्टर साहब कि इस उम्र में उस बूढ़े आदमी को झूठी तसल्ली ना दे। श्यामल जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ श्यामला जी, मैं जाना चाहता हूँ। ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप के लिए दोहरी चोट थी, पर इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने हार नहीं मानी। अपने सहयोगियों के साथ अवधेश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की उन्होंने आखिरी मुहिम शुरू की। कुशल, श्यामलाल जी सही कह रहे थे, अगले 2 दिनों तक कचहरी बंद है। जी सर। इसका मतलब हमें जो कुछ भी करना होगा इन 2 दिनों के अंदर ही करना होगा, क्योंकि सोमवार को उनका वकील उनके एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है और मैं नहीं चाहता कि रंजीत या अवधेश, इन दोनों में से किसी को भी जमानत मिले। हमारा केस इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम जज साहब के सामने इनके वारंट की मांग करें तो कोई कुछ कर ना पाए। इन दोनों को अपनी हिरासत में दोबारा लेने के लिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगले 2 दिनों में हमारे लिए उस बंदूक को ढूंढना बहुत जरूरी है। उस बंदूक को ढूंढने के बाद अगर हम उसे अवधेश से लिंक कर पाए तो मर्डर चार्ज पे इतने बड़े सबूत को देखने के बाद कोई भी जज उन्हें जमानत नहीं देगा। यस सर, लेकिन सर ये अवधेश है बहुत तेज आदमी, और अक्सर इसी तरह के तेज आदमी कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। तुम एक काम करो, दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालो। वारदात करने के बाद इन्होंने किसी ना किसी को फोन तो किया ही होगा ना? करेक्ट सर। दोनों के फोन टैप करो, मुझे इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर हरकत की जानकारी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। इस बार मुझे अवधेश के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत चाहिए ताकि वो चाह कर भी छूट ना पाए। सर, अवधेश के खिलाफ 2 पुख्ता सबूत रिकॉर्ड हुए हैं। आइए सर। सुनो भाई मेरे तू टेंशन ना ले, जो हिंदुस्तान की पुलिस है कुछ ना कर पाएगी। अबे यार, पर तुझे उस चमन को मारने की क्या पड़ी थी, और तू इतना बड़ा कांड करके आ गया और मुझे एक बारी भी नहीं बताया। अब लुगाई जैसी बात ना कर, बता ही नहीं। अब बता रहा हूँ ना, वो साला जबान चढ़ा रहा था मने से, खिड़की में बैठा बैठा कानून सिखा रहा था। दे दी 1.5 ये करता मैं। सर, इसमें एक आवाज अवधेश की और दूसरी पप्पी की, जिसके एसयूवी है। यस सर। सर, एक रिकॉर्डिंग और है मामा की, सुनो। हाँ अवधेश, क्यों सामान भेज जाएगी? अरे मम्मी, ये रिवॉल्वर है मेरी, डार्लिंग है मेरी, तो कुछ दिन संभाल के रख ले। तो क्या बात होगी, बात बिगड़ रही है क्या? अरे मामे, ये पुलिस वालों ने नाक में दम करके रखा है, तो रिवॉल्वर संभाल के रखियो। मैं आके ले जाऊंगा ना 1-2 महीने में। भाई सामान तो बढ़िया ले रहा है, अंग्रेजी है के? चल ठीक है, घबराए मत ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मामा। ये मामा का एड्रेस निकालो और तफ्तीश करो। यस सर। राहू भाई के दरवाजे ने तोड़ेगा। अरे डट जाए ना, क्या हो गया? अरे के अंदर जाओ, अंदर जाओ, देखो। रखे बात होगी भाई, बताओगे भी? बताएंगे, सब बताएंगे। चुप, रखे सब बताएंगे भाई, घर में घुसे आ रहे हो तुम तो। जाओ जाओ भाई क्या देख रहे हैं? चेक करो, सारी अलमारी चेक करो, ऊपर नीचे सब जगह।
हमारी पूरी सर। साथ मारो। कुछ ना रिवॉल्वर। क्या ये? मेरी कौन है भाई? अब कितने आई? इंस्पेक्टर भानु प्रताप की मेहनत रंग लाई। एक के बाद एक सुराग हाथ लगने लगे। पहले अवधेश और पप्पी की फोन रिकॉर्डिंग मिली, फिर उनके मामा के घर से मिली वो बंदूक जो हत्या में इस्तेमाल की गई थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच से साफ हुआ कि इस बंदूक पर अवधेश की उंगलियों के निशान थे और इस बंदूक की चलाई गई गोली से ही नीरज मिश्रा की मौत हुई। एसयूवी गाड़ी की पूरी जांच होने के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि सीसीटीवी तस्वीर में जो गाड़ी दिखी वो वाकई में पप्पी की थी, जिसे हत्याकांड के दिन अवधेश चला रहा था और पुलिस को गुमराह करने के लिए अवधेश ने गाड़ी के सारे एक्सेसरीज को निकाल दिया था। इन सभी सबूतों से लैस होकर इंस्पेक्टर भानु प्रताप और उनकी टीम ने अवधेश के घर पर छापा मारा। कहाँ से चले आ रहे हो? अरे तुम सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। पूरे करके तलाशी लो, कोना कोना छान मारो, कोई रोके तो उसे अरेस्ट करो। दरवाजे पर कोई बाहर ना जाने पाए। चलो। ए भूल गया मैं कौन हूँ? अभी 2 घंटे में होम मिनिस्ट्री से तेरे सस्पेंशन का ऑर्डर आएगा। इधर देखो, अच्छी तरह से तलाशी लेना, कोई ना कोई सुराग जरूर होगा यहाँ पे। सर, गाड़ी का कैरियर। ये उसी गाड़ी का कैरियर लगता है। जब्त करो इसे। जी सर। लेके आओ। ले आओ। नेताजी अवधेश बोल रहा हूं मैं। ये साले पुलिस वाले जोक की तरह चिपक गए हैं। अब परेशान करके रखा है साड़ों ने। अब दया नहीं आती इन पे। नेताजी अब इस साड़ों की वर्दी उतरवा दो आप। नेताजी, कल मिलता हूँ आपसे कचहरी में, तैयारी कर लीजिए। ले चलो इसे। ओए, कैरियर लेके आ। ओए, चल। ए साड़े, अरे चल। ए सुन, नेताजी को फोन लगा। चल चल, नेताजी पहुंचे। नेताजी आएंगे कचहरी में। चल। पुलिस ने कोर्ट में जाने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी। इस बार उनका केस बहुत मजबूत था। कोर्ट ने अवधेश को नीरज का कातिल घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं उसका साथ देने वाले रंजीत को 4 साल की सजा हुई। इंसाफ मिलने के बाद इंस्पेक्टर भानु प्रताप फैसले की एक कॉपी के साथ नीरज के परिवार से मिलने गए। ये लीजिए, कोर्ट के आदेश की कॉपी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन गुस्से में आके मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया। अरे इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आपकी जगह कोई भी होता ऐसे ही रिएक्ट करता। नहीं साहब, जरूरत है। अब नीरज तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर साहब आज जो उसको इंसाफ मिला है वो आप लोगों की मेहनत और ईमानदारी की वजह से। साहब, पुलिस में आज भी आप जैसे होनहार ऑफिसर है। अगर आप लोग नहीं होते ना तो आज इंसाफ तो दूर की बात है साहब। नीरज के हत्यारे कभी पकड़े नहीं जाते। आज नीरज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी छोटी सी निशानी हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकत का अगर सही इस्तेमाल हो तो शहर का, समाज का विकास हो सकता है, लेकिन अगर यही ताकत गलत हाथों में गई तो विनाश निश्चित है। नीरज मिश्रा के इस केस में ताकत के यही 2 पहलू साफ नजर आए। एक तरफ अवधेश ने न सिर्फ ताकत के बल पर जुर्म किया, बल्कि साथ ही सबूतों और गवाहों को मिटा देने का पूरा प्रयास किया, और दूसरी ओर इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने ताकत का नैतिक इस्तेमाल करके अवधेश को करारी शिकस्त दी। ये केस न सिर्फ अवधेश के लिए
बल्कि दिल्ली के हर बिगड़े नवाबजादे के लिए एक चेतावनी थी। इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने अपनी निष्ठा से ये साबित कर दिया कि भले ही कुछ बिगड़े नवाबजादों को ये गलतफहमी हो, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सबकी है। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान